वंदे मातरम आप सभी। आज हम टेंजेंट एंड सेकेंड के इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। स्पर्श रेखा और छेदक रेखा को जानने से पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। लाइन और विड्थ के बारे में आइडिया हो चुका। लाइन और सेंटर में तीन पॉसिबिलिटी जनरेट होगी। वन बाय वन हम तीनों पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे। पहली पॉसिबिलिटी की हम बात करेंगे तो हम देखेंगे पहली पॉसिबिलिटी में क्या हो रहा है कि आपको ये लाइन है और ये आपका क्या है, एक विड्थ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले कंडीशन में ये हो रही है कि ये जो लाइन है इस सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। यहाँ पे इसको हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग कंडीशन, अर्थात यहाँ पे इंटरसेक्ट अप्रतिच्छेदी रेखा है जो सर्किल को प्रतिच्छेद नहीं कर रही, विड्थ को ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। दूसरा सेकंड कंडीशन देख लेते हैं क्या होता है। अब ये एक विड्थ होती है और हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन PQ है। अब इसको इंटरसेक्ट करिए दो पॉइंट पे A एंड B पे। अब ये PQ इंटरसेक्ट करे दो पॉइंट पे, इसलिए इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्ट करे A एंड B पे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो दो से अधिक बिंदु पे नहीं इंटरसेक्ट कर सकती है। कहीं से भी आप इसको ड्रॉ करके देखेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि ये दो सर्कल के दो ही पॉइंट पे ही मीट करेगी, दो से अधिक पॉइंट पर नहीं मीट कर सकती है। इसको हम छेदक रेखा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे वो छेद की निकल रही है और ये दो बिंदु पे दो बिंदु पे क्या कर रही है, मीट कर रही है A एंड B पे। जिसको हम सेकेंड लाइन भी कहते हैं, सेकेंड लाइन कहते हैं क्योंकि ये दो बिंदु पे मिल रही है और इसको इंटरसेक्ट कर रही है। हॉट कंडीशन में जो हमारा लाइन PQ है वो इसको बिल्कुल ही टच करके निकल रही है। अब टच कर रही है इट मीन्स यहाँ से इसको टच कर रही है, इसलिए हम इसको टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है टच। टच माने स्पर्श करना, इसलिए हम इसको स्पर्श रेखा भी कहेंगे। और ये जो मान लीजिए यहाँ पे M बिंदु पे स्पर्श कर रहा है तो इसको हम कहते हैं, M को क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु है। और ये लाइन को हम क्या कहेंगे, इस लाइन को बोलते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। इसको हम समटाइम टेंजेंट लाइन भी बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। इन जनरल हम इसे टेंजेंट के नाम से भी कॉल करते हैं, टेंजेंट। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, मीनिंग बिल्कुल कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि टेंजेंट मतलब इस जो हमारा सर्कल है एक ही पॉइंट पे उसको टच करके आगे निकलेगा। और एक चीज और, टेंजेंट जो होगा आप इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कहीं से भी ड्रॉ करेंगे तो एक ही पॉइंट पे उसको टच करेगा। आप करके देख लीजिएगा, इसमें सैकड़ों, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, उसका टेंजेंट का जो मिड पॉइंट होगा एक ही होगा। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि सर्कल के विड्थ के परिधि पे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे और उन पॉइंट का एक ही टेंजेंट होगा। आप कहीं से भी ड्रॉ करेंगे तो सबका एक पॉइंट का एक ही टेंजेंट निकल के आता है। अब यहाँ से थ्योरम 1 बनता है, प्रमेय 1 यह कहता है, सो ध्यान से समझिएगा। हम तब प्रीवियस लेक्चर में समझ बना चुके हैं कि हमारा सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम रेडियस या त्रिज्या बोलते हैं। अब यह जो त्रिज्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये पता है कि कहीं से भी हम किसी पॉइंट को मिलाएंगे तो त्रिज्या हमारा कभी बदलेगा नहीं। अब हम क्या करते हैं, देखिए इस सेंटर से हम हमारा जो टेंजेंट है उसको मिला देते हैं। इस तरीके से इस चीज को मिलाएंगे तो क्या बना उस चीज को गौर कीजिएगा। आप यह देख रहे हैं कि ये हमारा टेंजेंट है, यह हमारा क्या है, टेंजेंट है। अब टेंजेंट पे ये हमारा रेडियस है तो आप देखोगे ये इसके परपेंडिकुलर है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1 विड्थ पर कहीं पर भी स्थित स्पर्श बिंदु को जब भी त्रिज्या से आपस में मिलाते हैं तो विड्थ की जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या पे क्या होती है, एक लंब बनाती है। इस प्रकार से स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है। यही प्रमेय 1 है। व्हाट इज प्रमेय 2? अकॉर्डिंग टू प्रमेय 2 किसी भी बाहरी आउटर पॉइंट से विड्थ पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में इक्वल होती हैं। इट मीन्स MP इज इक्वल टू PN या PN इज इक्वल टू PM। अब इसको प्रूव भी कर लेंगे कैसे, तो यहाँ से हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम O से M को आपस में मिला देंगे, इसी तरह O को N से भी मिला देंगे, O को P से भी मिला देंगे। अब ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। 9th क्लास में हम लोग सिमिलरिटी या CPCT पढ़े हैं। अब वो सर्वांगसम का इसमें कॉन्सेप्ट मर्ज करके हम इस चीज को लगा देंगे। अब यहाँ से दो
ट्रायंगल दिख रहे हैं, त्रिभुज MOP एंड NPO। अब यहाँ से रिसेंटली हमने प्रमेय 1 में देखा है कि वृत्त पर स्थित कहीं भी स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को आपस में मिलाने पे जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पे लंब होती है। सेम यहाँ पे यही चीज होगा। और नोटिस करेंगे तो यह जो OM OP यह क्या होगा, रेडियस है, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी हमेशा रेडियस होती है। अब ये दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ से बता दीजिए कि OM इज इक्वल टू ON बिकॉज रेडियस है, त्रिज्या है। अब यहाँ तक आपकी बात समझ में आती है तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि OMP इज इक्वल टू ONP because every angle is must 90 डिग्री। OP क्या है, दोनों में कॉमन है। यहाँ पे OP दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो आप बता सकते हैं कि साइड एंगल साइड या राइट एंगल साइड भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये 90 डिग्री, इसके सामने ये जो साइड है वो सबसे लंबी है और दोनों इक्वल भी है। इन दोनों ट्रायंगल में दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं और एक साइड कॉमन है, तो राइट हैंड साइड भी। तो कंप्लीटली आई वांट टू से समथिंग, ट्रायंगल MOP मस्ट बी सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल NOP। और जब रिजल्ट हमारे सामने है तो हम इसके अकॉर्डिंग या इसके बेस पे हम यह बता सकते हैं PM इज इक्वल टू PN। PM इज इक्वल टू PN है, इसका मतलब यह जो दूरी है, यह दोनों दूरी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अकॉर्डिंग टू प्रमेय नंबर 3, किसी भी वृत्त में एक स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा कोई स्पर्श बिंदु होगा, इसका एक सेंटर होगा O। किसी भी वृत्त में स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचे जाने वाले जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनते हैं उन कोणों का मान बराबर होगा संगत चाप के द्वारा बने एकांतर खंड में बने कोणों के मान के। इसको हम यहाँ प्रूफ करेंगे तो आपको बहुत आसानी से क्लियर होगा। देखिए ये ऐसा स्पर्श बिंदु, ये एक जीवा है, जीवा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कुछ करना होगा, फिलहाल इसको कंप्लीट करते हैं। आपको इसमें 2-3 कॉर्ड या जीवा ड्रॉ करना होगा तभी ये क्लियर होगा। यहाँ से हम लेटर सपोज एक जीवा ड्रॉ करते हैं, फिर हम इस चीज़ को इस पॉइंट से मिला देते हैं बिंदु P से। हमने कुछ अनदर जीवा खींचा, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, तो कंस्ट्रक्शन करना होगा। पॉइंट P से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो सेंटर O से जाएगा और ये हमारा वृत्त का व्यास होगा। कुछ इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन होगा। यह पॉइंट को हम इस पॉइंट से मीट कर देंगे। अब हम नॉमेनक्लेचर दे देते हैं, नाम रख देते हैं। इसका एक कंप्लीट नाम होगा AB, एक स्पर्श रेखा है, ये PQRS हमारा पॉइंट है। हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, उसका भी नाम दे देते हैं, M दे देते हैं। बाकी सब कुछ क्लियर है। मैं कि RQP इक्वल होगा RPB के, यह मान इसके इक्वल होगा, ठीक है। और दूसरा प्रूफ करना है, यह मान इसके इक्वल होगा। दो चीज प्रूफ करना, जो प्रूफ करना है उसको हाईलाइट कर लेते हैं। पहला प्रूफ करते हैं RQP मस्ट बी इक्वल टू RPB के, एंगल RPB के। सेकंड प्रूफ करना है RPA इक्वल होगा किसके, ये इक्वल RSP के। फाइनली कुछ बेसिक की हमें जानना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना चाहिए कि अर्धवृत्त में बने कोण समकोण होते हैं। सेमी सर्कल में जो एंगल बनेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं और एंगल R इसमें क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यह मान होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा। आप लिख सकते हो एंगल MRP क्या होगा,
90 डिग्री होगा। यहाँ से एक चीज क्लियर हुआ। अब आपको थोड़ा सा प्रमेय 1 को याद करना होगा। ठीक, एक सेकेंड। जब एम आर पी 90 डिग्री है तो यह एंगल और यह एंगल का मान भी 90, because the sum of the every angle of the triangle is must be equal to 180 डिग्री। त्रिभुज के तीन अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप ये बता सकते हो कि पी एम आर इक्वल होगा किसके, पी एम आर धन एम पी आर, एम पी आर, एम पी आर 90 डिग्री के, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 ही बोल देते हैं। अब हम प्रमेय 1 पे आते हैं। प्रमेय 1 यह कहता है किसी भी वृत्त में वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु से जो भी लाइन को ड्रॉ करते हैं वो त्रिज्या बनती है, और यह त्रिज्या जो होती है वृत्त की स्पर्श रेखा उस त्रिज्या पे लंब होती है। अर्थात एम पी बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एम पी बी का मान 90 डिग्री होगा। यह प्रमेय नंबर 1 है, प्रूफ किया है। यह मान होगा 90 डिग्री। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, कंप्लीट लिख लेंगे। एम पी बी का मान भी 90 डिग्री हो। अब ये एम पी बी को ध्यान से देखिए, एम पी बी में दो कोण बन रहे हैं। ये लाइन पी आर को ऐसे दिखा देंगे, यहाँ से पी आर जो दिख रहा है ये एक एंगल है, ये एंगल है। इसको भी लिख लेते हैं, फायदा मिलेगा। तो लिखेंगे एम पी आर, एंगल एम पी आर प्लस आर पी बी, आर पी बी ये मस्ट इक्वल टू 90 डिग्री। प्रमेय नंबर इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक बात समझ में आती है तो फायदा ले लेते हैं। ये देखेंगे इसमें भी एम पी आर है, इसमें भी एम पी आर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, इक्वेशन नंबर 2 और 4 से कुछ क्या निकल के आएगा, यहाँ से जो चीज निकल के आ रही है उसको लिख लेते हैं। एंगल पी एम आर प्लस एम, एंगल एम पी आर इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा एंगल एम पी आर प्लस आर पी बी, ये दोनों इक्वल होंगे। इसमें से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली क्या आएगा, फाइनली पी एम आर इज इक्वल टू एंगल आर पी बी। अब ये जो रिजल्ट आया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे फायदा मिलेगा। आर पी बी मिल गया, पी एम आर मिल गया। अब जो मैं कहना चाहता यहाँ से मैं आपको हाईलाइट करूंगा, पी एस आर क्या है, जहाँ पे ये आर एस पी, जहाँ पे इस चाप के द्वारा अंतरित कोणों का मान आपस में इक्वल होगा। इस पे कौन कौन से कोण बन रहे हैं, इस पे आप कोण के देख ही रहे होंगे, पी क्यू आर पी एम आर बन रहे हैं। का एक और इम्पोर्टेंट प्रमेय कहता है कि एक ही चाप के द्वारा बने आंतरिक कोणों का मान मस्ट भी इक्वल होगा, आपस में बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा, पी क्यू आर इक्वल होगा इसके पी एम आर के, पी एम आर के। इसका रीजन मैंने बता दिया इसके कि पी एम आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आर पी बी के। तो यहाँ से फाइनली आर पी बी को आप इक्वेट कर सकते हैं। इसका पहला पार्ट आप लोगों ने प्रूव कर दिया है, क्योंकि यही दिखाना था। यह किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। और हम इसको प्रूव करेंगे, पी क्यू आर एस, यह कोई चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा होगा। ये आपके सामने क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब आपको चक्रीय चतुर्भुज की प्रमुख विशेषताओं को यहाँ पे लगा देंगे तो काम बन जाएगा। तो Q प्लस एस का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा। हम पूरा लिखेंगे आर एस पी, यहाँ से लिख लेंगे आर एस पी प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। आप
इधर भेज देंगे। इधर भेजते हैं तो आपको इम्पोर्टेंट रिलेशन मिलता है, आर एस पी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर को थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा। पी क्यू आर, पी क्यू आर मस्ट बी इक्वल टू आर पी बी। यहां से आपने दिखा है, इसको आप समीकरण नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 को यूज करेंगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, आर पी बी जो होगा किसके इक्वल होगा, पी क्यू आर के। ठीक है जी, तो यहाँ से लिख लेते हैं कि एंगल आर एस पी होगा 180 डिग्री माइनस आर पी बी के, एंगल आर पी बी के, आर पी बी करते हैं, आर पी बी आर पी ए का मान 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर थ्योरम के अकॉर्डिंग। इस चीज को हम लिख लेंगे, इसका बेनिफिट मिलने वाला है। लिख लेते हैं आर पी ए प्लस एंगल आर पी बी इक्वल टू 180 डिग्री, एलपी ए थ्योरम लीनियर पेयर थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब देख लीजिए एंगल आर पी ए बराबर होगा 180 डिग्री, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल आर पी बी के। अब यहाँ से जो वैल्यू आ रही है इसमें यहाँ से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि इसका राइट हैंड साइड, इसका भी राइट हैंड साइड मस्ट भी इक्वल है। तो आप यह देख सकते हैं कि इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से देखिए इसका ये रिजल्ट और यहाँ पे यह, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दे रहे हैं। जैसे इसको हम बोल दे रहे हैं 6 एंड 7 को इक्वेट करेंगे तो इसका राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हमें फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा एंगल आर एस पी मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर पी ए के, ये है पी, एंगल आर पी ए के, यही तो हमें प्रूफ करना है, आर पी इक्वल टू आर एस पी। तो आपने क्या चीज को यहाँ पे दिखला दिया। का विलोम अनुपात पढ़ते हैं, थ्योरम 3 का अपोजिट क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। देखिए ये आपकी क्या, यह आपकी एक वृत्त है, इस वृत्त में बता रहे हैं, इसका उल्टा है ना, यदि कोई भी जीवा का एक छोर ये हो गया, कोई भी एक रेखा, कोई भी एक लाइन यहां से गुजर रही है, पास कर रही है, कुछ इस प्रकार से पास हो रही है कि जीवा पर बने संगत एकांतर खंड के कोण आपस में बराबर है, कुछ इस प्रकार से क्रिएट हो रहा है, ऐसे सिचुएशन बन पा रही है। यह एंगल का मान इक्वल है किसके, इसके एंगल के। ये कंडीशन है, कंडीशन ये बता रहा है, कंडीशन ने बताया कि कोई भी जीवा का एक छोर से कोई भी एक लाइन जा रही है, इस लाइन का हम लोग नाम रख दिया पी ए बी कुछ इस प्रकार से जा रही थी कि संगत एकांतर खंड में जो बने कोण है वो आपस में इक्वल हैं। तो आपको दिखाना है, इसमें यह दिखाना है कि पी ए बी क्या है, एक स्पर्श रेखा है, यही तो इस कंडीशन है। तो आप एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में यह करते हैं, आप यह मानते हैं कोई एक लाइन ड्रॉ करेंगे और बताएंगे वो एक स्पर्श रेखा है, वो एक स्पर्श रेखा, और उसकी स्पर्श रेखा के आधार पे जो कंडीशन बन रही है, इस कंडीशन कंपेयर करते हैं, कोई कॉमन चीज निकल के आती है तो उसी के आधार पर अपनी बातें रखेंगे। तो हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक टेंजेंट खींचा, एक स्पर्श रेखा खींचा जो ठीक यही पे स्पर्श कर रहा है, इस वृत्त के ए पे स्पर्श कर रहा है, और इसका नाम हमने दे दिया पी डैश ए बी डैश। अब आप ध्यान दीजिएगा, अभी इसमें पढ़े ही हैं कि किसी भी वृत्त को कोई किसी भी वृत्त में यदि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पे स्पर्श करती है, संगत एकांतर खंड में बने कोण जीवा और व्यास के, जीवा और स्पर्श रेखा के बने कोण के बराबर होंगे, अर्थात आर क्यू पी इक्वल है किसके, आर पी बी के। तो आप यह भी कर सकते हैं कि ए, जहाँ यहाँ पे हम नाम देते हैं ए एम एन, तो एंगल ए एम एन का मान होगा
वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से लिख लेते हैं, एंगल AMN का जो मान आएगा वो इक्वल होगा किसके आएगा, NAB डैश के, NAB डैश के। आधार है इसको, ये किसके आधार पे इक्वल हो रहा है, यह हो रहा है प्रमेय 3 के आधार पे, प्रमेय 3 के विद के प्रमेय 3 के अनुसार, ये इसी के आधार पे हो रहा है के अनुसार। एक कंडीशन उसमें ऑलरेडी गिवन है कि PAB एक स्पर्श रेखा है, PAB एक रेखा है, और कुछ इस प्रकार का इसका कंडीशन है कि यह इक्वल है AMN, एंगल AMN इक्वल है NAB के, एंगल NAB के। ठीक है जी। अब यह जो है यह दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, यह गिवन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, दोनों में इक्वल है, ये दोनों चीज़ जो इक्वल है, तो इसका हमें बेनिफिट ले लेंगे। तो आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आपने यह देखा, इस पे कंक्लूड हम लोग ये कर सकते हैं कि NAB डैश, अब यहाँ देखिए इस चीज़ को, एंगल NAB डैश इक्वल होगा NAB के, ठीक है, एंगल NAB के। अब यहाँ पे दो चीज़ है भाई, कैसे यह जो एंगल है इतने के बड़ा, अब यहाँ पे आपको बताएंगे, या एक चीज़ हम यहाँ, ये तब तक पॉसिबल नहीं है, यह तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि P डैश और P एक ही पे ना हो, B और B डैश एक ही पे ना हो, अर्थात ये संपाती की कंडीशन है। PAB जो रेखा है वो PAB हो जाएगा, वो एक ही रेखा पे स्थित होंगे, ना कि दो रेखा नहीं होंगे, एक ही रेखा पे स्थित होंगे, तभी यह चीज संभव है। इसलिए इसको AB डैश एक संरेखीय है, एक संपाती है। कॉमन टेंजेंट क्या होता है उसको समझना चाहेंगे। जब भी कोई भी दो वृत्त को एक स्पर्श रेखा दो बिंदुओं पे स्पर्श करते हुए जा रही है तो उसको इन वृत्तों का उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहेंगे, क्योंकि यह इन दोनों वृत्त का क्या है, कॉमन टेंजेंट है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। इसके द्वारा कुछ कंडीशन होती हैं कि कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शिका खींची जा सकती है, उसको देखेंगे। इस केस में कितनी होंगी, 4 होंगे, उस चीज को हम देखेंगे 1 2 3 4। ये चीज कैसे आती हैं इसको हम देखते हैं 1 बाय 1। आइए, पहला कंडीशन है जब दो वृत्त एक दूसरे को अंत स्पर्श कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार का कंडीशन बनेगा। ये दो वृत्त है एक दूसरे को अंत स्पर्श कर रहे हैं और एक कोई तिर्यक रेखा है जो बिंदु P पे इनको टच करते हुए निकल जा रही है, बिंदु P पे, इसका नाम हम AB रख देते हैं। और यह इस पॉइंट पे जो स्पर्श कर रही है तो बड़े वाले सर्कल पे भी मीट कर रही है और छोटे वाले सर्कल पे भी मीट कर रही है। कुछ कॉमन बात होगी उसको एनालाइज करते हैं। जैसे हम बड़े वाले को सेंटर को O1 बोल दें तो इसकी रेडियस क्या होगी, R1 होगी। छोटे वाले को हम O2 बोल दें तो इसकी रेडियस 2 होगी। इसमें हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ये हमारा छोटा रेडियस है तो O2 होगा, बड़ा आएगा सेंटर कहीं यहाँ पे होगा तो ये O1 होगा। इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस R2 होगी। बड़े वाले की रेडियस क्या होगी, बड़े वाले रेडियस क्या होगी, R1 होगी। चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान यह देना है कि ये दोनों वृत्त हैं, एक दूसरे से कितनी, इन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी। अगर हम इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी को स्मॉल d लिखना चाहें, d यह बता रहा है कि d क्या बता रहा है उसको बता देंगे। d दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी है, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की क्या है, दूरी है। तो इस केस में यह दूरी कितनी होगी उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो जरा सा सिंप्लीफाई करना होगा, कॉमन सेंस की बात है। ये बताइए पूरी दूरी कितनी है, O1 से P की दूरी कितनी है, R1 है।
O2 से P की दूरी कितनी है, R2 है, या R2 दिख रहा है। यदि हम R1 में से R2 को सबट्रैक्ट करें, घटा दें, तो क्या ये D नहीं आ जाएगा? ऑफ कोर्स D की वैल्यू ही मिलेगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो पर D होगा वो कुछ और नहीं, D का मान जो आएगा R1 में से R2 को घटाने पे आ जाएगा, R1 माइनस R2 को घटाने पे आएगा। इट मीन्स बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की त्रिज्या को घटाने पे ही D का मान आता है। यह जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसका एक बहुत बड़ा रोल है। इसका इस प्रमेय का या ये जो कहना चाह रहे हैं, इसको हम इस तरीके से भी दूसरी भाषा में कहना चाहेंगे, इसके माध्यम से, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर है, तो उस पे केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये देखिए, दूसरा कंडीशन देखेंगे, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, यहाँ पे मान लीजिए पी और क्यू पे कट कर रहे हैं, तो क्या हुआ, कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, अर्थात दोनों को टच करते हुए कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। आइए देख लेते हैं। एक यहाँ से जाएगी, इस प्रकार से निकल जाएगी, ये पहली होगी। एक यहाँ से भी जाएगी, यह क्या होगी, दूसरी होगी। चलिए, इसके अलावा आप कहीं से भी ड्रॉ करेंगे, इन दोनों को उभयनिष्ठ नहीं निकलेगी। यहाँ से करेंगे तो इसको टच नहीं करेंगे। इस श्योर है, आप करके देख लीजिए, इससे आपका आइडिया जनरेट होगा। अब इसको हम O1 बोल दे, इसको हम ही पहला सर्कल, इसको सेंटर को O1 बोल देते हैं, दूसरे वाले को O2 बोल देते हैं। दोनों की डिफरेंट त्रिज्या है, तो हम उसको भी रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। यहाँ से इस त्रिज्या का मान होगा R1, इससे इसकी त्रिज्या का मान कितना होगा, R2 होगा कि नहीं, होना तो चाहिए। अब O1 से O2 का डिस्टेंस वो क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जब दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, इसमें हम देखेंगे क्या हो सकती है। देखते हैं। देखिए, एग्जैक्ट कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए एक कंडीशन आ रहा है जो होगा, पहले वृत्त की त्रिज्या प्लस दूसरे वृत्त की त्रिज्या के योग से छोटा होगा। ये आपको दिख भी रहा है, क्योंकि अगर R1 इतना है, R2 इतना है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये डिस्टेंस काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ये बड़ी हो जानी चाहिए, D से पार जाएगी। इसलिए आप यहाँ से यह चीज़ लिख सकते हो कि D कहाँ पे हो सकता है, D छोटा होगा, D मस्ट भी छोटा होगा, पहले वृत्त की त्रिज्या प्लस दूसरे वृत्त की त्रिज्या के योग से। आप देख सकते हैं, ये R1 है और ये R2 है, अगर यहाँ से R2 यहाँ बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो यहाँ तक जा रहा है, जाएगा ही यहाँ से, तो ये इसको एक्सपेंड, ये इससे बाहर चला जाएगा। तो D छोटा है, ऑफकोर्स छोटा है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, हमेशा वो बड़ा होगा। ये बड़ा सर्कल है, इसलिए R1 में से हम R2 को घटा देंगे तो क्या आएगा, घटा देंगे तो वो D से छोटा हो जाएगा। यह जो रिलेशन आ रहे हैं, यह भी कुछ कहना चाहेगा, ये यस बात पे जोर दे रहा है, इम्पैक्ट करे दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी यदि उनके त्रिज्याओं के योगफल से छोटी है, उनके त्रिज्याओं के अंतर से बड़ी है, तो उस पर केवल दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कंडीशन देख लेते हैं क्या होता है, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाहर की ओर इंटरसेक्ट करती है। ये देखिए, वो बाहर हैं और एक दूसरे को मान लीजिए P पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, उसको देख लेते हैं। देखिए, एक तो यहीं से जाएगी, क्योंकि इन दोनों को स्पर्श कर रही है और आपने इसको निकाल दिया। एक इनको टच करते हुए जाएगी, और एक क्या होगा, इनको टच करके हुए निकल जाए। ये इसको भी हम यहाँ से बड़े आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं, माफ़ी चाहूँगा। तो आपने देखा कि यहाँ से 1, 2 और 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा चुकी हैं। अब इनका एक सेंटर होगा, बड़े वाले को मैंने O1 एक केंद्र बोल दिया, दूसरे को बोल दिया O2। इनकी त्रिज्या दिख रही होगी, बड़े वाले की त्रिज्या को हम R1 बोल देते हैं,
दूसरे वाले की त्रिज्या को R2 बोल देते हैं। दोनों पहले वृत्त और दूसरे वृत्त के बीच की दूरी को यदि हम d लिखें तो d कुछ इस प्रकार से होगा, दिख रहा होगा। और d का मान भी आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। d का मान कितना होगा, d मस्ट बी इक्वल टू R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। d जो होगा R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। अब यह जो कंडीशन भी कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रही है, यदि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी जो है त्रिज्याओं के योगफल के बराबर है, ये देखिए बराबर है ना, तो उस पे केवल और केवल 1 2 3 स्पर्श रेखाएं ही खींची जा सकती। और ये चौथी कंडीशन भी पढ़ लेते हैं। चौथी कंडीशन क्या है, जब दो वृत्त एक दूसरे को अप्रतिच्छेद करें अर्थात एक दूसरे को काटे नहीं, इस प्रकार से कंडीशन बनी होगी, एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, दूर दूर हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसके बारे में हम थोड़ा ध्यान देंगे। कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये दूसरे को इक्विनिस्ट होगी और एक दूसरे को टच करते हुई निकल जाएगी। देखिए इसी प्रकार से कुछ ऐसी भी होगी, आपको देख के एक आइडिया जनरेट हो गया होगा। और भी एक अच्छी आइडिया ये भी बनेगी कि क्या हम इसको मिला देंगे तो यह भी एक स्पर्श रेखा होगी, एक यहाँ से भी हो जाएगी। देखिए आप इस चीज को ऐसे मिला देंगे तो अब कितनी है, ये 1 है 2 है 3 है और ये 4 है। इस पर टोटल 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं जब दो वृत्त एक दूसरे को अप्रतिच्छेद करें। तो यहाँ भी इसको हम O1 सेंटर बोलते रहे, इसको हम O2 सेंटर बोल दे रहे हैं। इसकी त्रिज्या R2 होगी और इसकी त्रिज्या क्या होगी, R1 होगी। चलिए तो आप बताइए दोनों वृत्तों के केंद्रों की जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी। ये देखिए इसको हम हमेशा d बोलते हैं, स्मॉल d, कुछ भी ले सकते हैं। मतलब आप इन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी के बारे में अपना आइडिया बता रहे हैं कि क्या हो सकती है। अब आप कहोगे कि सर जो दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी है साफ दिख रहा है कि इनके जो रेडियस की एडिशन, रेडियस के जो दोनों त्रिज्याओं के योगफल से ज्यादा होगा, दिख ही रहा है ज्यादा होगा। तो आप यह बोल सकते हैं d जो होगा बड़ा होगा किससे, दोनों त्रिज्याओं के योगफल से, R1 प्लस R2 से बड़ा होगा। अब ये जो कंडीशन आपको दिख रही होगी यह भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। यह क्या कर रही है इसको समझिए, यह करे कि जब भी दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी d यदि बड़ी है किससे, दोनों त्रिज्याओं के योगफल से, ये देखिए बड़ी है, उस पर 4 ओवरलेस्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब इनकी लंबाई को निकालते हैं, लंबाई कितनी होती है। अब आपके सामने यह एक सर्कल दिख रहा होगा, दूसरा एक सर्कल है, एक बड़ा एक छोटा है, इसका एक सेंटर होगा O1, इसका एक सेंटर होगा O2, इसकी एक त्रिज्या होगी R1, इसकी त्रिज्या होगी R2। ठीक है जी। अभी अप्रतिच्छेदी वृत्त है तो इसमें 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। खैर हमें क्या निकालना है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई निकालनी है। चलिए एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा निकाल के हम उसकी लंबाई पता करेंगे। पहले ड्रॉ करते हैं। एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से जा रही होगी जो इन दोनों वृत्तों को, पहले वृत्त को A पे कट कर रही है, दूसरे को B पे कट कर रही है। डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर ऑफ द सर्कल इज D। दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, D है। चलिए D डिस्टेंस को यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा मेरा D डिस्टेंस। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये होगा मेरा R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा क्योंकि ये इसकी त्रिज्या है। अब क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं अलग से बना दे रहा हूँ। कुछ ऐसे कंडीशन है, देखिए ध्यान से, ऐसे है, यहाँ से ये ऐसे है, ये है आपका R1 है, ये है आपका R2 है, दिख रहा है ना जी। और इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, ये D है और ये है AB, एक लेंथ है। बिल्कुल यही फिगर को मैंने यहाँ से कट करके बना दिया।
इस चीज को, इस डी को यहाँ पे पेस्ट कर दे, इनकी यहाँ से एक फायदा ले मिलेगा, आपको समझ भी बन जाएगी। या ऐसा समझिए इस डी के पैरेलल में यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी, जो किस पे कट कर रही है, ओ, अब बी है तो ये बी पे कट कर रही होगी, ओ बी पे। अब आपको कुछ इस प्रकार की आकृति दिख रही होगी, कुछ इस प्रकार से, ये है ए बी ओ। अब कहोगे भाई ओ ए की लेंथ क्या है, अब ये लेंथ कैसी होगी, अब आप ध्यान देंगे यहाँ से R2 है और ये पूरा R1 है, इस R2 में से R1 में से, इस R2 को R1 में से यदि घटा देंगे तो क्या हमारी ये डिस्टेंस ओ ए नहीं निकल जाएगी, ए ओ हमारी डिस्टेंस है, तो ए ओ का डिस्टेंस क्या होगी, R1 बड़े में से छोटी त्रिज्या को घटा देना, ये होगी आपके सामने R1 माइनस R2। डी आपको दिया ही है, डी आपको दिया है, ये आपको जो दिख रहा है। अब आपने प्रमेय 1 वित्त की एक प्रमेय पढ़े होंगे। प्रमेय 1 यह कहता है कि जब भी वित्त के केंद्र और स्पर्श रेखा की बिंदु को मिलाते हैं तो त्रिज्या जो बनती है उस पे जो इसकी स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, उस पे क्या होती है, लंब होती है। ये क्या है, एक लंब है, एक लंब है, और जब ये लंब है तो ये इसके सामने क्या होगा, कर्ण होगा, हाइपोटेनियस होगा, कर्ण होगा, ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें अप्लाई करेंगे। ये जो डायग्राम को दिख रहा है वाकई आपको अस्वस्थता हो रही होगी, ये जो होता है ये थोड़ा सा टेपर होता है, कुछ इस तरह के इमेज बन रहे होंगे। ये आप लोगों को मैं आसान करने के लिए इस तरह से राइट एंगल दिखाने के लिए ये दिखा दिया था, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ऐसे कंडीशन बनती है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनता ही है, प्रमेय 1 के अनुसार आप देख ही चुके हैं, ये 90 डिग्री है बस। अब आपको पता है 90 डिग्री के सामने की जो सामने वाली साइड होती है वो कर्ण होती है, जिसे हम हाइपोटेनियस भी बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होती है। चलिए अब ये डेल्टा आर है या R1 माइनस R2 है, यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। अब ये जो है ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ए बी बोल दिए, ये लेंथ ऑफ ए बी या इसकी लेंथ हम एल बोलते हैं, इसकी लंबाई एल बोल देते हैं, ये हमारा एल हो गया। चलिए थोड़ा सा यहाँ पाइथागोरस प्रमेय को बढ़िया से राइट एंगल ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, ट्रायंगोमेट्री मैंने बहुत बखूबी बताया है किस तरह से एंगल लेंगे तो कौन सा एंगल पे वो कौन सा लैम्ब होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा उसमें से बदलने पे कब उसको बेस माना जाएगा। फिर भी मैं इसका एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा। लेट अस इसको आप थीटा मान लेते हो तो ये इसके सामने क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा लंब, और ये इसके लिए बेस हो जाएगा। चलिए तो आपको पता पाए तो उस प्रमेय क्या होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग पे योगफल के बराबर होगा, h स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी से परपेंडिकुलर। अब यहाँ h कितना है, h का मान है यहाँ पे, h आपका क्या है d, तो ये जो है d इसका यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, d स्क्वायर, बी स्क्वायर आपको पता ही है, इसको आपने b माना, l माना है l स्क्वायर, p आपको ये हुआ परपेंडिकुलर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से इसको इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा, तो चलिए एल ये हो जाएगा d1 का डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये हुआ एल का स्क्वायर। यही हमें प्राप्त करना था कि ओवरनेस्ट स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, वह लंबाई किसके इक्वल होती है, एल स्क्वायर इक्वल टू डी, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग माइनस R1 माइनस R2, त्रिज्याओं के अंतर के वर्गों के इक्वल के बराबर होती है। पढ़ते हैं, आपने तो बड़ी आसानी से एक रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई तो निकाल लिया था, लेकिन कोई कहेगा कि मुझे इसकी बताइए लंबाई। चलिए इसकी लंबाई यदि पता करना होगा तो कैसे पता करेंगे, देख लेते हैं। चलिए अब प्रतिच्छेदी रेखा तो 4 अनुस्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो उसमें अब इसकी हमें लंबाई पता करनी होगी। इसको हम लोगों ने O1 बोला है, इसको हम लोगों ने O2 बोला है। इसकी त्रिज्या क्या होगी, R1 होगी, इसकी त्रिज्या R2 होगी। एनी डाउट? चलिए दोनों भी तो केंद्रों के बीच की दूरी हमें पता ही है क्या होता है, D होता है, मानते चल रहे हैं। फाइंड क्या करना है, AB का लेंथ पता करना है, जिसको हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
L इक्वल टू ए बी। इसका एक रिजल्ट हमें पता करना है कितना आएगा। चलिए, आपको ये भी पता है कि यह क्या होगा 90 डिग्री होगा और यह भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे तो इसको बड़े आसानी से आप कर लोगे। देखिए यह 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है। जब इस डी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, डी है। यहाँ से इसको मिला देंगे। इसका O1 O2 का जो डिस्टेंस है डी है, दोनों भी तो केंद्रों के बीच की दूरी। अब एबी की लेंथ कैसे पता करेंगे, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। देखिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा इसमें। अब आपको क्या करना होगा, ये देख रहे हैं, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, बड़ा गौर से देखिएगा पॉइंट को। इस लाइन को आप डी के पैरेलल मतलब O1 O2 डिस्टेंस के पैरेलल इसको पीछे की तरफ शिफ्ट कीजिए। इसके पैरेलल यहाँ तक ऐसे मिलाइए और आगे बढ़ा दीजिए। जब इसको आगे बढ़ाएंगे कुछ फायदा मिलेगा, बता रहा हूँ क्या मिलेगा। देखिए यह इसके पैरेलल हो गया। अब आपको क्या करना होगा, एक और लाइन R2 त्रिज्या के अकॉर्डिंग यहाँ से उसी के पैरेलल इसको पीछे एक्सटेंड कीजिएगा। इस तरीके से ये पैरेललोग्राम बनेगा। ये इसके पैरेलल और इक्वल होगा। ये R1 है क्योंकि इनकी दूरी क्या होगी, सॉरी ये R2 है, R1 तो ये है। ये R2 आपको इसकी हो गई, R1 पहले वाले की हो गई। अब आप इस लाइन को जो बढ़ाएंगे ये पूरा क्या होगा, ये जो अगर इसको आप नाम देने देंगे O1 O2 B, इसको BD बोलते हैं। तो A से D की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, यहाँ से R1 है, ये R2 ऐड कर लेंगे। फाइनली ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा। AD की डिस्टेंस आ गया, ठीक है। और ये तो 90 डिग्री है और 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है इसको हम कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसका मान ऑलरेडी पता है क्या है, डी आपको पता ही है। चलिए जी, ओके। ए भी आपको एल, इसको हम ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई चुके हैं। चलिए यहाँ से हम अगर लेट्स थीटा लेते हैं सहूलियत के लिए, तो हमारा ये बेस हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस में कर्ण का जो वर्ग होता है शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो हम इसको वैल्यू को पुट अप कर देते हैं और रिजल्ट को देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो अब यहाँ से हम लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पे h तो सामने दिख ही रहा है, तो d का स्क्वायर हो जाएगा, b हो जाएगा हमारा l का स्क्वायर, और इन दोनों को वो योग का वर्ग हो जाएगा R1 प्लस R2 का वर्ग। अब यहाँ से l हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, देख लीजिए। इसको इधर भेज देंगे, R1 प्लस R2 का वर्ग इज इक्वल टू L स्क्वायर। अब ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा होगा, ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले केस में जब आपको यहाँ से इसको ड्रॉ किए थे, ये बस माइनस में आ रहा था। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये थोड़ा सा अंदर क्यों शिफ्ट हो रहा था, इसलिए इसका रिजल्ट अलग आया था। अब आपको कुछ और भी होते हैं, थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ, ये बता दूंगा। यहाँ देखिए, अगर इसको हम M बोल देते हैं तो आपको दो त्रिभुज दिख रही होगी, कुछ इस तरीके से कंडीशन बन रही है ना, देखिएगा कुछ इस तरीके से। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप क्वेश्चन भी करेंगे ना, तो ये चीज को तो हिंट दे रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे उड़ाएंगे उसको आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर लेंगे, आपको दिक्कत भी नहीं होगी करने में, बर्डन नहीं लगेगा। क्योंकि ये जो त्रिभुज है, ये देखिए शीर्षक विमुख हो रहा है, ये 90 डिग्री ट्रायंगल है। अब दो ट्रायंगल बराबर तो यह भी होगा, समरूपता अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट से। चलिए यहाँ तक बात अब क्लियर होती है। तो ये दोनों, ये इसके समरूप होगा, तो इनका जो क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो आएगा वो बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं AM बटे MB किसके इक्वल होगा, O1M इक्वल टू MO2 के, यह भी इसके इक्वल होगा। एक बचा है AO1 इज इक्वल टू, अब यहाँ से कहते हैं BO2, डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, यही